तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानने के बाद अब हम बढ़ते हैं क्वांटम नंबर्स की तरफ। तो सिंपल शब्दों में अगर बोलूं तो क्वांटम नंबर शोज यू द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारा आपका हम सबका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का भी एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। उस एड्रेस को शो करने के लिए हम लोग क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं, एक एक करके हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे अगर आपको मुझे ढूंढना हो तो पहले आप मुझे देखेंगे कि मैं कौन सी कंट्री का हूँ, कौन से स्टेट का हूँ, उसके बाद देखेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट का हूँ, कौन से सिटी का हूँ, कौन से बिल्डिंग का हूँ, और उसके बाद मेरा फ्लैट नंबर क्या है, तो आप मुझे ढूंढ पाएंगे। वैसे ही इलेक्ट्रॉनों का अगर आपको एड्रेस जानना हो तो आपको 4 क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है। एक एक करके उन क्वांटम नंबर्स पे आते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पर साइड में कि व्हाट आर क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स इज सिंपली एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटम नंबर इज एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, ओके। तो सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है n के द्वारा, एंड इसको बताने वाला था बोर। किसने बताया था इसके बारे में? इसको बताया गया था बोर के द्वारा। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये देता है आपको इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट, कि वो जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी आप बात कर रहे हैं ये कौन से ऑर्बिट में है। जैसे अगर आपको मुझे ढूंढना हो तो सबसे पहले आप जाएंगे इंडिया में। तो इंडिया क्या है? एक प्रिंसिपल, आप बोल सकते हो कि जो प्रिलिमिनरी लेवल है जहां आप मुझे ढूंढेंगे, सबसे पहले आप इंडिया में आकर के ढूंढेंगे, राइट। इंडिया में आने के बाद फिर आप स्टेट में जाएंगे कि मैं कौन से स्टेट का हूं। तो उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन को ढूंढना हो तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि वो कौन से ऑर्बिट का है। ओके, ऑर्बिट आपको मिल गया है ना। तो ये जो क्वांटम नंबर है इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिट। अच्छा, ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन में क्या क्या देता है वो? जब हम बोल रहे हैं ना ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन देता है, तो उस ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है? जैसे कि अगर मैं बोलूं साइज, जैसे साइज या फिर रेडियस, है ना, साइज बोलूं या फिर रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्या आप जानते हैं कि साइज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था? याद होगा आपको कि द साइज इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला Rn इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। कुछ याद है ना? तो ये क्या है एक्चुअली? ये साइज ही तो है। देखिए, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस रेडियस में है वही उस एटम का साइज हो गया, ठीक है ना। तो ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट भी बताता है या फिर साइज ऑफ द एटम भी आपको बता सकता है। दूसरा, ये बताने के बाद आपको बता सकता है ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो एनर्जी के लिए क्या एक्सप्रेशन था? आपको याद होगा, एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन इज En इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये इंफॉर्मेशन भी दे देता है। तीसरा, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिट। इसके बारे में कैसे इंफॉर्मेशन देता है? आपको याद होगा मैक्सिमम कैपेसिटी का रूल 2n² रूल, है ना। तो ये भी इंफॉर्मेशन दे देता है। अच्छा, एक और चीज के बारे में बताता है ये, एंगुलर मोमेंटम। तो अगर आप नोटिस करेंगे एंगुलर मोमेंटम, तो उसके फॉर्मूले भी आपको दिखाई देगा mvr इक्वल टू nh/2π। मतलब जहां जहां आपको n दिखाई दे रहा है मतलब वो ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जान के आपको रेडियस ऑफ द ऑर्बिट मिल जाएगा, आपको एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट मिल जाएगा, आपको मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द ऑर्बिट मिल जाएगी, है ना, आपको एंगुलर मोमेंटम जो है वो पता चल जाएगा। तो ये काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देता है कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपने पहले ढूंढ लिया कि वो कौन से ऑर्बिट का है। ऑर्बिट के बाद अब आप कहां बढ़ेंगे? दूसरे क्वांटम नंबर की तरफ। जैसे आपको अगर मुझे ढूंढना हो, पहले आप आ गए इंडिया में, इंडिया के बाद अब आप आएंगे मैं कौन से स्टेट का हूं। तो चलिए, अब दूसरा जो क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय L। एंड इसको दिया गया था बाय सोमरफील्ड। ओके, ये जो
एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को कई बार एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल दिया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर। इट इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, अच्छा ये किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सब ऑर्बिट, या फिर सब शेल भी आप इसको बोल सकते हो, सब ऑर्बिट या फिर सब शेल। आपको ध्यान होगा कि ये जो सब ऑर्बिट के बारे में या सब शेल के बारे में जो जिक्र था वो किसने किया था? सोमरफील्ड ने। सोमरफील्ड ने ही बोला था ना कि ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होते हैं, तो ये जिक्र जो था सब ऑर्बिट को लेकर के ये बताया गया सोमरफील्ड के द्वारा। ओके, अच्छा यहां पर ना आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा कि ये जो सब ऑर्बिट होते हैं इनका शेप क्या होता है ना। यहां पर आपको शेप ऑफ सब ऑर्बिट या फिर सबशेल आपको देखने को मिलेगा। अच्छा शेप क्या था आपको मालूम होगा, एस का शेप गोल होता है, पी का डम्बल्ड होता है, डी का डबल डम्बल होता है, राइट, और एफ का तो आप बना ही नहीं सकते। तो शेप के बारे में यहां इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस रिलेशन से मिलता है? अभी अभी हम लोगों ने देखा था n+l। आपने बोला था ना यहाँ पर कि ये जो 1s के बाद 2s क्यों भर रहा है, 2s के बाद 2p क्यों भर रहा है, ये किस वजह से था? क्योंकि ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस n+l। एक्चुअली एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये जिस भी आप सब ऑर्बिट की बात कर रहे हैं उसकी एनर्जी का एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ द सबशेल। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो n+l से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद दूसरा, एनर्जी ऑफ सब ऑर्बिट को भी इससे आप दिखा सकते हो। कैसे? आपको मालूम है ना कि ये जो एस की एनर्जी होती है वो थोड़ी कम होती है पी से, पी की कम होती है डी से, और डी की एफ से कम होती है ना। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? एस की है, फिर पी की है, फिर डी की है, फिर एफ की है। अगेन ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी लेवल। ओके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है। n+n जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक कलेक्टिवली कि आप किस ऑर्बिट के किस सबशेल की आप बात कर रहे हैं, किस ऑर्बिट के किस सबशेल की बात कर रहे हैं, ये n+l से रिप्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो आप यहां पर कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ s को, सिर्फ p के साथ, सिर्फ d के साथ, सिर्फ f के साथ, है ना, तो वो एक अलग चीज हो गई। अच्छा, l की वैल्यू s को 0 दे रखी थी, p को ये 1 दे रखी थी, d को ये 2 दे रखी थी, f को ये 3 दे रखी थी, है ना। ओके, तो ये जो चीज है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। अच्छा, इसके बारे में और क्या क्या इंफॉर्मेशन है? हाँ, ये जो L की वैल्यू ये कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो ये तो ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, आपको पहले भी बता रखा है। L की वैल्यू 0 1 2 3 है, 1 2, अच्छा सॉरी ये तो 3 है। L की वैल्यू 0 1 2 3 एक्सेट्रा ये बनती है। अब यहां पर एक और चीज देखेंगे कि वैल्यू लाइज, वैल्यू ऑफ L, मतलब ये 0 1 2 3 कैसे आया? क्योंकि वैल्यू ऑफ L लाइज, मतलब वैल्यू ऑफ L जो है वो होगी, वैल्यू ऑफ L होगी 0 1 2 डैश 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 करके n-1 तक, 0 1 2 डैश 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 करके ये n-1 तक इसकी वैल्यू होती है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। मान लीजिए n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, तो L की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर L? तो L की वैल्यू होगी 0। अगर मैं बोलूँ n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 0, 1, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2। देख रहे हो क्या? ये जो वैल्यू ऑफ L है ये n-1 तक जाएगी, 0 से n-1 तक जाएगी। तो n इक्वल टू 3 में 0 1 2 आएगा ना। n इक्वल टू 4 में ये वैल्यू क्या होगी L की? दिस विल बी 0 1 2 3। इससे समझ में क्या आता है? ये जो आपने बोला इससे एक्चुअली समझ में क्या आता है? व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग? ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो फर्स्ट वाला है, ये जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट है, इसमें L की वैल्यू 0 है, और L की वैल्यू 0 किसको अलॉट की गई थी? S को, है ना। तो इसका मतलब यहां पर क्या है? यहां पर है 1s।
n इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्बिट में आपको मिलेगा 2s एंड 2p। क्या मिलेगा यहाँ पर आपको? 2s एंड 2p। n इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्बिट में आपको क्या मिलेगा? 3s 3p 3d। 4 में क्या मिलेगा आपको? 4s 4p 4d 4f। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना? एकदम सीधा सा है, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो याद रखिएगा n जो l की वैल्यू है ये 0 से लेके n-1 तक जाएगी, 0 से लेके n-1 तक जाएगी। मान लीजिए किसी ने बोला कि n का वैल्यू 10 है, मान लो किसी ने बोला कि n का वैल्यू 10 है, तो l का वैल्यू क्या होगा? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां तक इसकी वैल्यू जाएगी। क्लियर है? किसी ने बोला l का वैल्यू 5 है, तो 0 1 2 3 4, बस। क्लियर? ओके। ये एक और इंफॉर्मेशन आपको देता है, ये एक और इंफॉर्मेशन आपको देता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये आपको इंफॉर्मेशन देगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। और इसका जो फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, इसका फॉर्मूला है 2 इंटू 2l+1, 2 इंटू 2l+1। इसका जो फॉर्मूला बन के आता है ये आता है 2 इंटू 2l+1। थोड़ा सा इसको नीचे मैं दिखा देता हूँ, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको एक और बार कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। किसी भी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 2 इंटू 2l+1। तो अगर हम लोग लेट्स से कि s को कंसिडर करते हैं, तो s के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 2 इंटू 0+1, दैट मीन्स 2। तो क्या s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। p की अगर हम लोग बात करें तो p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज 2 इंटू 1+1, 2 + 1 3, 3 2 6। तो क्या p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं d की बात करूं तो d के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 2। सो व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? तो 2 इंटू 2 + 1, 2 2 4 + 1 5, 5 2 10, तो यहाँ पर 10 हो गया। f के लिए l का वैल्यू 3 होता है, सो व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? इट इज 2 इंटू 3 + 1, तो कितना हो गया ये? 14 इलेक्ट्रॉन, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। इट ऑल्सो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, और ये उसका फॉर्मूला है 2 इंटू 2l+1। ठीक है, तो क्या क्या आइडिया दिया इसने? शेप ऑफ ऑर्बिट, कैसा शेप होता है? स्फेरिकल होता है, डबल डबल, ये सब। एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया, किसी भी सब ऑर्बिट का एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसा होता है? n+l, इसके ऊपर वर्कआउट कर चुके हैं। दूसरा, एनर्जी का एक्सप्रेशन सब ऑर्बिट के मतलब SPD के टर्म्स में, जो आप n+l बोलते हो वो तो वैसा हो गया कि आप 1s को 2s से कंपेयर कर रहे हो, 2s को 2p से कर रहे हो, 2p को 3s 4d सबको आपस में कंपेयर कर रहे हो, तो n+l। अदरवाइज इंडिविजुअली आप s p d f को बोलो तो सबसे कम एनर्जी s की, क्योंकि s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, फिर उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी p की है, p का वैल्यू 1, l का वैल्यू 1 होता है फॉर p। फिर d के लिए l का वैल्यू 2 होता है और f के लिए l का वैल्यू 3 होता है, तो उस हिसाब से भी आप कंपेयर कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, तो उसका भी जो एक्सप्रेशन है वो भी यहाँ पर दे रखा है, तो 2 इंटू 2l+1। इसीलिए s वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p वाले के पास 6 होते हैं, d वाले के पास 10 होते हैं, f के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन आपको बोल रखा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला है कि हाउ मैनी, क्वेश्चन है हाउ मैनी सब ऑर्बिट आर पॉसिबल इन, क्वेश्चन इज हाउ मैनी सब ऑर्बिट आर पॉसिबल इन, हाउ मैनी सब ऑर्बिट आर पॉसिबल इन n+l = 7, इन n+l = 7। तो ये सवाल है आपके सामने, कितने सब ऑर्बिट पॉसिबल हैं n+l = 7 में? मतलब ऑर्बिट एंड सब ऑर्बिट का जो सम है वो 7 होना चाहिए। कितने सब ऑर्बिट पॉसिबल हैं? तो एक ऑप्शन तो ये हो गया
कि ये देखो ये जो n प्लस एल है ये 7 है ना, n प्लस एल इक्वल टू 7 है ना। इसका मतलब एक हो गया कि n की वैल्यू आप 7 कर दो तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 7 ही आएगा, है ना। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 7s रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अगर n की वैल्यू 7 है मतलब वो 7th ऑर्बिट है और l की वैल्यू 0 है तो 7s रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा हो सकता है n की वैल्यू 6 हो तो l की वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि 6 + 1 भी 7 होता है। तो क्या ये 6p रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या 6p होता है, होता है। हो सकता है ये 5 हो और ये यहाँ पर 2 हो, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5d रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या 5d होता है, होता है। दूसरा हो सकता है कि ये 4 हो एंड ये 3 हो, 4 + 3 भी 7 होता है, तो क्या ये 4f रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या 4f होता है, होता है। उसके बाद हो सकता है ये 3 हो जाए और ये 4 हो जाए, 3 + 4 भी क्या होता है 7, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 3। आगे क्या, लेट्स से कि g पकड़ लेते हैं, s p d f तक तो हमको पता है, मान लेते हैं एक g है। पर क्या ये केस पॉसिबल है, जरा ध्यान दो, क्या ये केस पॉसिबल है, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये देखिए ये केस पॉसिबल है, ये केस पॉसिबल है, ये केस पॉसिबल है, क्योंकि इन तीनों केस में L इज स्मॉलर देन n, मतलब n इज ग्रेटर देन L। देख रहे हो क्या, 7 + 0 क्या यहां पर L से बड़ा n है, यस। 6 + 1 क्या यहां पर n से बड़ा, मतलब L से बड़ा n है, यस। तो ये जितने भी है ना 7 + 0, 6 + 1, 5 + 2, 4 + 3, तो इसमें n बड़ा है L से, इसलिए ये सब ऑर्बिट पॉसिबल हैं। मतलब 7s पॉसिबल है, 6p पॉसिबल है, 5d पॉसिबल है, 4f पॉसिबल है, पर 3g पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3g में उल्टा हो गया, n छोटा हो गया और l बड़ा हो गया। आप यहां पर नोट करो, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया था कि ये जो वैल्यू ऑफ l है, ये देख रहे हो वैल्यू ऑफ l है, ये कहां से कहां तक होनी चाहिए, ये 0 से लेके n-1 तक होनी चाहिए, कि जितनी वैल्यू n की है उससे कम वैल्यू l की होनी चाहिए। यहां पर जब आप बोलते हो ना कि 3 + 4 मतलब यहां पर n3 हो गया और l4 हो गया, मतलब l बड़ा हो गया n से, इसलिए ये गलत हो गया। सो देयर आर, याद रखिए, तो देयर आर 4 सब ऑर्बिट पॉसिबल। देयर आर यहां पर लिख सकते हैं हम लोग कि देयर आर 4 सब ऑर्बिट पॉसिबल फॉर दिस कॉम्बिनेशन। देयर आर 4 सब ऑर्बिट पॉसिबल फॉर दिस कॉम्बिनेशन। समझ गए ना, लॉजिक समझ में आया ना आपको, बस। तो ये था एजीमुथल क्वांटम नंबर। स्टार्टिंग आपने प्रिंसिपल से किया, प्रिंसिपल ने बताया आपको इस ऑर्बिट का है वो, ओके। आप उस ऑर्बिट के अंदर घुसे, ऑर्बिट के अंदर घुसने के बाद अगला सवाल क्या आएगा कि इस ऑर्बिट के अंदर किस सब ऑर्बिट का है ये, तो एजीमुथल ने क्या बताया कि हाँ ये इस सब ऑर्बिट का है, ओके। अब सब ऑर्बिट में घुसने के बाद आपको कहां जाना पड़ेगा, तीसरे क्वांटम नंबर की तरफ, मैग्नेटिक की तरफ। जैसे आपको मुझे ढूंढना हो, पहले लेवल पे आपने पता किया मैं किस कंट्री का हूं, सेकंड लेवल पे आपने पता किया कि मैं कौन से स्टेट का हूं, अब आपको स्टेट भी पता चल गया। अब तीसरा काम क्या है कि मैं कौन से सिटी का हूं, तो अब इलेक्ट्रॉन को ढूंढने चलते हैं इन द सिटी। तो तीसरा चीज, लेट्स मूव फॉर द थर्ड वन। तो इसे कॉपी कर लीजिएगा, इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। वी विल मूव टू द थर्ड वन, थर्ड क्वांटम नंबर, द थर्ड क्वांटम नंबर। तो थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है m के साथ, एंड इसे बताया था बाय लांडे, ओके। अब ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये किसका इंफॉर्मेशन देता है भाई, तो दिस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब ऑर्बिट। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट number of orbitals in a suborbit, in a suborbit। किसी भी सब ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं ये उसका इंफॉर्मेशन देता है। एंड ये जो इंफॉर्मेशन देता है इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है 2l+1। इसका जो फॉर्मूला है ये है 2l+1, ठीक है। द फॉर्मूला इज 2l+1। एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख रहा हूं सब ऑर्बिट, यहां पर सब ऑर्बिट, ठीक है। उस सब ऑर्बिट के लिए L का वैल्यू, उसके लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल का वैल्यू, और यहां पर आएगा नेम ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। अब एक एक करके जैसे लेते हैं। पहला S,
अगर मैं एस सब ऑर्बिट की बात करूं तो एस के लिए एल का वैल्यू कितना है 0, और ये याद रखना है, हाँ ये याद रखना है। एक मन में हो सकता है आपके एक सवाल आए कि सर एन तो समझ में आता है कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, सब ऑर्बिट को तो हम लोग एस पी डी एफ बोल रहे हैं ना, तो एस के लिए हम लोग एल का वैल्यू 0 क्यों कर रहे हैं, पी के लिए हम 1 क्यों कर रहे हैं, डी के लिए 2 क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो बच्चे लोग, जैसा पिन कोड होता है, पिन कोड जैसे आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां का अपना एक पिन कोड होगा, तो वो जो पिन कोड है उसको टाइप करते ही डायरेक्टली आपका जो लोकेलिटी है उसका एड्रेस आ जाता है। तो पिन कोड ने क्या किया, हमारा काम आसान कर दिया। आजकल आप पोस्ट ऑफिस में जाएं किसी भी चीज को पोस्ट करने के लिए, सबसे पहली जो वो चीज पूछते हैं दैट इज द पिन कोड। पिन कोड बोलते ही ना इतना लंबा चौड़ा एड्रेस खत्म हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं का पिन कोड है लेट्स से कि 410908, एक एग्जांपल के लिए 410908, मालूम पड़ जाता है कि 4 पहला जो अक्षर है 4 का मतलब ये मुंबई है, चले गए मुंबई। अब यही मान लो पिन कोड ऐसा होता 110206, तो 1 है पहला अक्षर, इसका मतलब ओके ये दिल्ली का है, समझ रहे हो? तो पहला लेटर बताता है कि आप कहां से बात कर रहे हैं। हर एक स्टेट का एक अपना अपना एक फर्स्ट लेटर होता है, राइट? तो ये जो चीजें हैं, ये जो पिन कोड है, हमने एड्रेस को एक नंबरिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आपका मोबाइल नंबर, इंडिया के लिए अगर आपको इंडिया कॉल करना है तो 91 डायल करना पड़ता है, लेकिन अगर वही आप किसी दूसरी कंट्री के लिए करें तो आपको 91 नहीं करना होगा, आपको उनका कोड डालना होगा। उनका कोड क्या है, जैसे आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है किस कंट्री का, लेकिन मान लीजिए +1 डाल दिया तो वो किसका हो गया, चलो यूएस का हो गया, +1 यूएस को दे दिया, 2 किसका डाल दिया, लेट्स से ब्रिटेन को डाल दिया, है ना? एग्जैक्टली क्या है वो तो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन हर कंट्री का अपना अपना एक होता है। जैसे इंडिया का क्या है +91, समझ में आया ना? तो इतना लंबा चौड़ा एड्रेस कौन याद रहेगा, इसके लिए नंबरिंग सिस्टम कर दिया। तो हम बार बार ये एस कौन बोलेगा, पी कौन बोलेगा, डी कौन बोलेगा, तो इसीलिए एस बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे, एल का वैल्यू 0 है, पी बोलना हो तो क्या बोलेंगे, एल का वैल्यू 1 है, ठीक है ना? ओके, तो एस के लिए एल का वैल्यू 0, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा 2 × 0 + 1, तो 2 × 0 0 0 + 1 कितना होगा 1, है ना? तो ये जो ऑर्बिटल का नाम है वो क्या है, ओनली एस है। दूसरा नंबर किसका, पी का, तो पी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है 1, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा 2 × 1 + 1, तो कितना हो गया 3। याद करो क्या पी सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होते हैं? हाँ, नाम क्या है उनका, नाम है px py pz, याद आया, px py pz। डी की बात करते हैं, डी की, तो डी के लिए एल का वैल्यू 2 होता है, तो कितने ऑर्बिटल होंगे 2 × 2 + 1, तो 2 × 2 = 4 + 1 5, और नाम क्या है यहाँ पर उनका, तो नाम है dxy dyz dzx dx² - y² एंड dz²। याद आया, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना? उसके बाद अगला जैसा f हो गया, तो f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 3, तो कितने होंगे उसमें 2 × 3 = 6 + 1 7, तो 7 ऑर्बिटल होते हैं। और ये जो 7 ऑर्बिटल के जो नाम है ये मैं ऑलरेडी आपको लिखा चुका हूं, तो वो सारे 7 ऑर्बिटल के नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। तो s में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, p में कितने होते हैं 3, नाम क्या उनके px py pz, d में कितने होते हैं 5, नाम लिख रखा है, f के कितने होते हैं 7, मैंने नाम लिखवा रखा है, ठीक है ना? तो ये याद रखना है। आपको हो सकता है कि ये भी लगे कि सर आप ये चीज कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, तो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये चीजें याद भी हो जाएं। तो जिनको समझ में नहीं आएगा उनको समझ में आ जाएगा, और जिनको समझ में आ चुका है उनके लिए वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना? ओके, अब ये तो चलो बात हो गई कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे। ये एक और इंफॉर्मेशन देता है कि m की वैल्यू क्या होगी। इट ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू फॉर m, ठीक है? व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर m, वैल्यू फॉर m, ये जो आप m निकाल रहे हो इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे l की वैल्यू क्या थी, l की वैल्यू 0 1 2 डैश डैश करके n-1, उसी तरीके से ये जो m की वैल्यू है ये क्या होगी, तो द वैल्यू फॉर m लाइज फ्रॉम -l डैश 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 0 डैश 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 प्लस l। ये जो वैल्यू है ना m की, ये लाई करेगी -l से लेकर के +l के बीच में, -l से +l के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। समझाता हूं मैं, जैसे एग्जांपल के लिए देखिएगा, टेक एन एग्जांपल, जैसे हम लोग बात करें लेट्स से s की, तो s के लिए l का वैल्यू 0 होता है। अगर मैं बात करूं s की, तो s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, तो m का वैल्यू क्या होगा, तो m का वैल्यू होगा फ्रॉम -0 डैश डैश 0 से लेकर के +0, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 0 ही आएगा।
p की अगर बात करो तो p के लिए l का वैल्यू क्या होता है 1, तो m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू होगा फ्रॉम -1 0 से लेकर के -1 0 से लेकर के +1, तो -1 0 +1 इसका मतलब ये हो गया -1, ये 0 एंड ये +1, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। उसी तरीके से d के लिए अगर मैं बोलूं तो d के लिए l का वैल्यू कितना है 2, तो m का वैल्यू क्या होगा -2 से लेकर के 0 से लेकर के +2, तो क्या वैल्यू रखेगा -2 -1 0 1 2, समझ रहे। उसी तरीके से f के लिए l का वैल्यू कितना 3, तो m का वैल्यू क्या होगा फ्रॉम -3 से लेकर के 0 से लेकर के +3, तो ये जो वैल्यू होगी एग्जैक्टली ये होगी -3 -2 -1 0 1 2 3। अब आपके मन में ये सवाल वापस आएगा कि सर अब ये क्या चीज हो गई, ये m की वैल्यू 0, m की वैल्यू -1 0 +1, ये क्या है असल में मालूम है, s में एक ही ऑर्बिटल होता है तो वही 0 होगा, तो मतलब ये बेसिकली s रिप्रेजेंट कर रहा है। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो एक ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू px होगी, दूसरे वाले के लिए 0 होगी और तीसरे वाले के लिए +1 होगी, समझ रहे हो। आपने देखो क्या पता किया था कि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं px py pz, तो px को आप नंबरिंग दोगे -1, py को नंबरिंग दोगे 0 एंड pz को नंबरिंग दोगे 1। आप चाहो तो इंटरचेंज कर सकते हो, जैसे मैंने कहा ना कि मुंबई के लिए हम लोग पिन कोड का जो पहला लेटर है उसको 4 बनाते हैं, दिल्ली के लिए 1 बनाते हैं, समझ में आया। उसी तरीके से अगर आप px की बात करेंगे px, तो px के लिए आप -1 डाल दीजिए, py को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो 0 डाल दीजिए, pz को रिप्रेजेंट करना हो तो +1 डाल दीजिए, बस वही चीज हो गई, वही चीज हो गई यहां पर। उसके बाद देखिए जैसा d में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, तो ये जो पहला वाला है dxy, ये इसको -2 का नाम दे दीजिए, dyz को -1 का दे दीजिए, है ना, dxz को इसको 0 दे दीजिए, फिर उसके बाद dx² -y² इसको 1 दे दो एंड dz² इसको 2 दे दो, समझ रहे हो। आपने हर एक ऑर्बिटल को एक एक नंबर दे दिया, ये ले भाई ये तेरा नंबर, ये तेरा नंबर, ये तेरा नंबर, मुंबई के लिए +4, दिल्ली के लिए +1, चेन्नई के लिए कुछ और, बात समझ में आ रही है, बस वही चीज हो गई। f के लिए, f में कितने सब ऑर्बिटल होते हैं, सॉरी f में कितने ऑर्बिटल होते हैं 7, तो एक को -3 दे दो, एक को -2, एक को -1 0 1 2 3, ठीक। एक सवाल और जो मन में आता है वो ये है कि सर देखो आपने px को -1 दिया, क्या मैं px को 0 दे दूं, दे दो भाई, किसी को कुछ भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को आप कुछ भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब आपके लिए बराबर है। आपने बोला कि मुझे px को 0 देना है, दे दो, py को मुझे -1 देना है, दे दो, pz को बचा हुआ +1 देना है, दे दो, अरे किसी को कुछ भी दे सकते हो, लेकिन एक सेम नंबर दोनों को मत दे देना। कहने का मतलब है कि मुंबई को +4 दे रखा है पिन कोड के हिसाब से, मुंबई को +4 दे रखा है और दिल्ली को +1 दे रखा है। आप चाहो तो मुंबई को +1 दे देते और दिल्ली को +4 दे देते, क्या फर्क पड़ता है, इंटरचेंज कर लो, दिल्ली को +4 दे दो और ये मुंबई को +1 दे दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपने मुंबई को भी +4 दे दिया, दिल्ली को भी +4 दे दिया, पहला अक्षर पिन कोड का, तब तो पंगा हो जाएगा, तब चिट्ठी भेजने वाले को समझ में नहीं आएगा कि मैं दिल्ली भेजूं या मुंबई, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया ना आपने। तो बस यही याद रखिएगा, कोई सा भी नंबर m का जो वैल्यू है वो कोई सा भी किसी को दे दो इनसाइड अ सेम सब ऑर्बिट, तो कोई पंगा नहीं है। लेकिन अगर आपने एक ही को 2-2 नंबर दे दिया, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्लियर है ना। तो वही चीज s के लिए कोई पंगा नहीं है, p के लिए -1 0 +1 में से ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, d के लिए -2 -1 0 1 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और f के लिए फ्रॉम -3 से लेकर के +3 तक आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है बच्चे लोग। तो इज दिस क्लियर। तो ये जो हमने कहानी पढ़ी इसको थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, थोड़ा सा और। इस बार देखिए मैं यहां पर पूरी कहानी लिखता हूं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिट, ये यहां पर ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर कौन, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट के अंदर कौन, ऑर्बिटल्स, और ये होगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। यहां पर क्या है, यहां पर है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ओके, ये है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एंड यहां पर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक एक करके ले लेते हैं, जैसे पहला वाला ऑर्बिट
के की बात कर रहा हूं मैं, के मतलब n का वैल्यू 1, के शेल या के ऑर्बिट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है। के ऑर्बिट में कौन सा सब ऑर्बिट होता है? 1s। 1s में कौन सा ऑर्बिटल होगा? s। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहां पर कितने हो गए? जस्ट 1। इसके बाद m की बात करते हैं। m में कितने सब ऑर्बिट होते हैं? m में होता है 2s 2p। द सेकेंड ऑर्बिट में 2s एंड 2p होता है। ऑर्बिटल क्या होंगे इसमें? ऑर्बिटल क्या होंगे? s होगा, फिर देखो px py pz। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 4। कितने ऑर्बिटल हो गए? 4 हो गए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल आर 4। उसके बाद k, एक सेकेंड, k के बाद m कहां से आ गया? k के बाद l आता है, फिर m में क्या होगा? 3s 3p 3d। तो s इसमें क्या होगा? s होगा px py pz dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। कितने ऑर्बिटल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने ऑर्बिटल हो गए? 9 ऑर्बिटल। मतलब कि ये जो तीसरा ऑर्बिट है इसमें 9 ऑर्बिटल है। चौथा, अगर मैं n बोलूं, n वाले का क्या होगा? 4s 4p 4d 4f। इस वाले में कितने ऑर्बिटल होंगे? s px py pz d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy z dzx d x स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, d एक्स वाई, हाँ सॉरी, ये जो है ना, ये पहला वाला तो डी एक्स वाई है, डी वाई जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। एंड एफ के कितने होंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल यहां पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब ये टोटल कितने हो गए? 7 एफ के हो गए, 7 + 5, 5 और 5 10 11 12, 3 पी के 13 14 15 और एक 16। तो कितने ऑर्बिटल हो गए यहाँ पर? 16 ऑर्बिटल हो गए। तो याद रखो, हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले ऑर्बिट में के में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले में एल में कितने? 4 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन। एल वाले में 8 इलेक्ट्रॉन। इस वाले में कितने? 9 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें 16, 16 2 32, 32 इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, 2n² वाला रूल पहले भी बता चुका हूं, दोबारा इसलिए मैंने बता दिया ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए। क्लियर? ऑलराइट। एक और चीज, एक और टर्म, ये जो आप px py pz देख रहे हैं ना, दीज आर नोन एज डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। इनको डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स भी बोला जाता है। मतलब क्या? मतलब यह है कि दे हैव सेम एनर्जी, दे हैव सेम एनर्जी, दे हैव सेम एनर्जी। उसी तरीके से ये जो dxy है, dyz है, dxz है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, dz स्क्वायर है, तो ये भी डीजनरेटेड है, ये भी डीजनरेटेड है। मतलब इनका एनर्जी भी सेम है। तो याद रखिए, किसी भी सब ऑर्बिट को जब आप तोड़ते हो तो जो ऑर्बिटल जनरेट होते हैं इनकी एनर्जी सेम होती है। तो px py pz की एनर्जी सेम है। उसी तरीके से dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, इन सब की एनर्जी भी सेम होगी, तो ये भी डीजनरेटेड होंगे। बट एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि लेट्स से ये 2px है एंड ये 3px है, तो क्या ये दोनों डीजनरेटेड है? नहीं, क्योंकि 2px की एनर्जी कम होगी 3px से। सो ये दोनों डीजनरेटेड नहीं है। दीज आर नॉट डीजनरेटेड, नॉट डीजनरेटेड। डीजनरेट होने के लिए क्या होना चाहिए? वो सेम सब ऑर्बिट के होने चाहिए, तभी जाकर के वो डीजनरेटेड होंगे। ऐसा नहीं कि एक आपने सेकंड वाले ऑर्बिट का पी ले रखा है और एक थर्ड ऑर्बिट का पी ले रखा है और आप बोल रहे हैं डीजनरेटेड है। नहीं नहीं, ठीक है। मतलब कि एक 8वीं का बच्चा और एक 10वीं का बच्चा, आप बोल रहे हो कि देखो दोनों बच्चे लोग हैं तो दोनों का दिमाग का लेवल सेम है। नहीं भाई, 8वीं का बच्चे का दिमाग का लेवल थोड़ा कम होगा, 10वीं का बच्चे का थोड़ा ज्यादा होगा।
लेकिन अगर आप उसी 10वीं क्लास में अलग अलग सेक्शन ले लें, सेक्शन ए सेक्शन बी, मान लो एक है 10th ए 10th बी 10th सी और 10th डी, अब आप इनका दिमाग कंपेयर करिए तो सबका दिमाग डी जनरेटेड है, मतलब सबका दिमाग की जो कैपेसिटी है वो सेम है। क्लियर है ये? तो ध्यान रखिए जो सब और ये ऑर्बिटल्स होते हैं ये सब ऑर्बिट के अंदर आते हैं। तो सब ऑर्बिट, जैसे आपका स्कूल हो गया, स्कूल ऑर्बिट है, स्कूल क्या है? ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर क्या होगा? सब ऑर्बिट। तो स्कूल के अंदर जो क्लास है 1 2 3 4 ये क्या है? सब ऑर्बिट है। तो क्लास 10th क्या है? एक सब ऑर्बिट है। क्लास 8th क्या है? सब ऑर्बिट है, और वो स्कूल नाम के ऑर्बिट के अंदर आ रहा है, क्लास 8 एंड क्लास 10th। अब आपने क्लास 10th को जब जूम किया तो पता चला 10th के अंदर और 4 सेक्शन है, 10th ए 10th बी 10th सी एंड 10th डी। तो ये ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या है? ऑर्बिटल्स, और इनकी एनर्जी सेम होगी। तो क्लास 8th का 8th ए 8th बी 8th सी एंड 8th डी इनकी एनर्जी सेम होगी। 10th ए 10th बी 10th सी 10th डी इनकी एनर्जी सेम होगी, पर इन दोनों की एनर्जी सेम नहीं होगी, राइट? तो इसीलिए याद रखिएगा कि ये जो P होता है ना, P हैज 3-fold degeneracy, P हैज 3-fold degeneracy। 3-fold का मतलब क्या है? क्योंकि इसमें 3 होते हैं ना, Px Py Pz, इसीलिए 3-fold। D वाले में कितने होते हैं? D हैज 5-fold, क्योंकि D में 5 ऑर्बिटल होते हैं इसलिए 5-fold। और F में कितने होंगे? F हैज 7-fold degeneracy, क्योंकि F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट? ओके, तो 3 क्वांटम नंबर पढ़ लिए। प्रिंसिपल n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजिमेंथल L से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक M से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द लास्ट वन स्पिन क्वांटम नंबर, आखिरी वाला है स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए आखिरी वाले पे आ जाइए, स्पिन क्वांटम नंबर पे। 4th वन स्पिन क्वांटम नंबर, इसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय S, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय S, ओके। अच्छा, इसको बनाने वाला कौन, मतलब किसने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया? इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला जो बंदा था वो था सैमुअल, इट इज गिवन बाय सैमुअल गाउडस्मिट, इट इज गिवन बाय सैमुअल गाउडस्मिट, और इसके साथ एक और बंदा था, ठीक है ना। तो इट इज द स्पिन क्वांटम नंबर, ये बताता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसका स्पिन क्या होगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसा घूम रहा है, ये देखिए, लेट्स से कि एक सर्कल है एंड ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्लॉकवाइज घूमे और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बेसिकली स्पिन बताता है, इट टेल्स अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब याद रखिए 2 ही तरीके के स्पिन होते हैं, एक हो गया क्लॉकवाइज, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंड दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको +½ दे दीजिए, उसके S की वैल्यू क्या हो जाएगी? +½ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -½ फिर आपके एक मन में सवाल आएगा कि सर क्या मैं क्लॉकवाइज को -½ दे दूं और एंटी क्लॉकवाइज को +½ दे दूं? अरे दे दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे दो, लेकिन याद रखना दोनों इलेक्ट्रॉन को प्लस दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। क्लॉकवाइज को चाहिए तो -½ दे दो और एंटी क्लॉकवाइज को +½ फिर एक और सवाल मन में आएगा कि सर ये +½ ही क्यों, मतलब एक को +1 दे देते और एक को -1 दे देते, ये हाफ का क्या चक्कर है? देखो हाफ इसलिए बिकॉज आप जितने भी क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे हो ना सब में 1-1 का डिफरेंस है। जरा देखो, फर्स्ट ऑर्बिट के बाद सेकंड ऑर्बिट, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, तो कंसेक्यूटिवली कितने का फर्क है? 1-1 डिजिट का फर्क है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसा। उसके बाद जब आपने L की वैल्यू पढ़ी थी, L की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर, तो L 0 से स्टार्ट होता था, 0 के बाद कौन 1, 1 के बाद कौन 2, 2 के बाद कौन 3, तो हर एक के बीच में डिफरेंस कितना था? 1-1 का। मैग्नेटिक वाले का देखो, -1 0 +1 1 का फर्क है, -2 -1 0 +1 +2 1 का फर्क है। तो यहां पर भी तो फर्क 1 का होना चाहिए ना। तो आप एक चीज सोचिए कि अगर आपने एक +1 दिया होता और दूसरे को -1 दिया होता, तो ऐसे में +1 और -1 के बीच का जो गैप है वो कितने का बन रहा है? 2 डिजिट का बन रहा है, बट गैप तो हमको 1 डिजिट का बनाना है, इसलिए हमने एक को +½ रखा तो एक को -½
ताकि गैप 1 यूनिट का आ सके। ठीक है, बस ये इतना ही है, ये इतना ही है। ओके चलो, तो ये सवाल देखिए यहां पर, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल एंड विच आर पॉसिबल, ये सवाल है। विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल एंड विच आर नॉट। तो क्वांटम नंबर मतलब क्या? एड्रेस। क्वांटम नंबर मतलब क्या? एड्रेस। तो आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा एड्रेस पॉसिबल है, कौन सा नहीं है, और जो नहीं है उसको मार्क करो नहीं है, और जो है उसको मार्क करो है। पहला वाला देखिए, n का वैल्यू 6 है, l का वैल्यू 3 है, और l का वैल्यू हमेशा n से कम होता है। तो यहां पर देखो l का वैल्यू 3 है, n से कम है, ओके सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m का वैल्यू, m का वैल्यू तो +3 से -3 के बीच में होना चाहिए था ना, बिकॉज m का वैल्यू जो है वो -l से लेकर के +l के बीच में लाई करता है, याद है ना। तो इसका मतलब अगर l का वैल्यू 3 है तो m का वैल्यू -3 से +3 के बीच में होना था, मतलब -3 -2 -1 0 1 2 यही होना चाहिए था, पर यहां पर m का वैल्यू -4 आ गया। मतलब यहां गलत हो गया, क्योंकि m का वैल्यू -l से +l के बीच में लाई करता है, राइट। ठीक है ना, तो इसलिए ये गलत हो गया। सेकंड वाले को देखिए, n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 0 है, मतलब l n से कम है। तो अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू 0 हो सकता है, -0 से +0 मतलब 0। s का वैल्यू 0, स्पिन तो या तो +½ होगा या तो -½ तो ये यहां गलत हो गया। तीसरा, n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू, अरे ये कैसे हो गया? l तो हमेशा n से कम होता है ना, क्योंकि l 0 1 2 से n-1 तक होता है, तो यहां ये गलत हो गया। चौथा वाला, अरे चौथे वाले में तो ऑर्बिट 0 हो गया, ऑर्बिट 0 कैसे हो सकता है? ऑर्बिट या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, तो यहां ये गलत हो गया। तो तीसरा वाला भी गलत, चौथा वाला भी गलत। पांचवा वाला देखो, n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 है, ओके पॉसिबल है। m का वैल्यू -2 से +2 के बीच में रहेगा, तो 0 आता है, आता है, एंड ये जो स्पिन है ये +½ है, ओके दैट्स करेक्ट। तो ये चौथा वाला सही है, चौथा वाला जो है ये सही है। देखो इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस है, तो चौथा नहीं, पांचवा वाला इज द राइट आंसर। ठीक है ना, पांचवा वाला इज द राइट आंसर। तो इस वे में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि चेक करिए इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान में ये रखना है कि L विल बी ऑलवेज लेस देन n, L की वैल्यू हमेशा n से कम रहेगी। ठीक है, m की वैल्यू जो है वो -L से लेकर के +L के बीच में होगी, एंड स्पिन हमेशा या तो +½ होगा या तो -½ इसके अलावा कुछ और मिला तो वो गलत हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर्स विच वाज शोइंग द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स।